आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है गुड गवर्नेंस। इसको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ना दो शब्द हैं, एक तो है गुड और दूसरा है गवर्नेंस। ठीक है, तो जैसे गुड को हम हिंदी में कहेंगे अच्छा, और जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार का काम करने का तरीका, मतलब कि एक शासन की पद्धति कि सरकार कैसा काम कर रही है। ठीक है ना। तो ये जो गुड गवर्नेंस है, गुड मतलब अच्छा, गवर्नेंस मतलब काम करने का तरीका, सरकारों का काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके का है। ठीक है ना। क्या लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लोगों की सुनवाई हो रही है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या उनको एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें सही टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो एक एक मतलब कि पैरामीटर्स से होते हैं भाई सरकार कैसे काम कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, बस की, ट्रेन की, पानी की, बिजली की, ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं ये प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब वो लोगों को किस लेवल की मिल रही है, किस स्तर की मिल रही है, किस गुणवत्ता की मिल रही है। ठीक है ना। पानी की क्वालिटी क्या है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध है कि नहीं है, राशन उनको प्रॉपरली मिलता है कि नहीं मिलता है, गैस का सिलेंडर उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है। और बैंक से जो सुविधाएं मिलती हैं क्या उनको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। ठीक है ना। ये सरकारों के काम करने के अपने तरीके होते हैं, सरकारों की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, हर सरकार का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। कांग्रेस का, बीजेपी का या कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, तो उनका अपना मैनिफेस्टो होता है, उनका काम करने का तरीका होता है, और उस प्रोसीजर को ही, काम करने के तरीके को ही गवर्नेंस बोलते हैं। अब इसमें तीन शब्द हैं, एक तो गुड, गुड मतलब अच्छा, एक गवर्नेंस, गवर्नेंस मैंने बता ही दिया है कि गवर्नेंस का मतलब होता है सरकारों का काम करने का तरीका, और जो तीसरा जो शब्द है वो होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की इच्छा जो होती है उनको लागू करे। लोगों की इच्छा क्या है भाई, लोगों की इच्छा है कि हमारे को ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया मिले, बस में सुविधा अच्छी हो, ट्रेन में सुविधा अच्छी हो, बिजली जो है 24 घंटे आए, उनको सिलेंडर टाइम पे मिल जाए। ठीक है। वो कभी कोई कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सीएम विंडो पे जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, अपना लाइसेंस बनवाते हैं, कोई भी सुविधा वो सरकार से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको वो सुविधा टाइम पे मिल जाए। ये जो है लोगों की इच्छा होती है। ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो होती है, इट इज़ ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक राजनीतिक संस्था है। ठीक है। और जो गवर्नेंस है वो एक प्रोसीजर है। ये मुझे लगता है आपके ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ। एक विश्व बैंक का एक दस्तावेज है, वर्ल्ड बैंक का, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये 1992 में आया था। ये जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है यहीं से ज़्यादा फेमस हुआ है ये। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, किसी देश के विकास हेतु आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में प्रयुक्त शक्ति का आशय शासन से है। भाई किसी भी देश के जो मिनरल्स हैं, उसके उसके आर्थिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है, उसको किस तरीके से प्रयोग किया जाए ताकि लोगों की संतुष्टि हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है ना। तो आगे भी देखते हैं इसमें, और भी है इसमें। ये एक वर्ल्ड बैंक की एक जो है डेफिनेशन है, वो बड़ी फेमस है ये। अभिशासन वह है, मतलब हिंदी में जो है गुड गवर्नेंस को अभिशासन या सुशासन बोलते हैं, जिसमें राजनीतिक जवाबदेहिता, मतलब कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। भाई कोई भी पॉलिटिशियन, कोई मंत्री कुछ कहता है, कोई पॉलिसी बनाता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है भाई, वो पॉलिसी एग्जीक्यूट हुई कि नहीं हुई, जो काम आपने किया उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक किया, गलत किया, क्या दिक्कत हुई उसमें। तो कोई भी राजनेता या कोई मंत्री कोई बात कहता है, कोई प्रॉमिस करता है, कोई काम करता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए गुड गवर्नेंस में। भाई वो जवाब दे कि भाई आपके डिपार्टमेंट के पास जो लेबर मिनिस्ट्री है, आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, मान लिया कि भाई बीमारी फैल गई है, तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जवाब दिया करके भाई ये प्रॉब्लम्स थी, इस तरीके की बातें हुई हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। भाई उसको भी तो जवाब देना चाहिए ना कि भाई ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो क्यों आई हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की उपलब्धता। भाई नागरिकों को स्वतंत्रता बहुत बेहद ज़रूरी है, मतलब है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। और आजकल का जो सिनेरियो है, चारों तरफ हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, मानव अधिकारों की हम बात करते हैं, तो लोगों को स्वतंत्रता मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो ये गुड गवर्नेंस का एक एलिमेंट है।
फिर कानून का पालन, भाई सारे के सारे, चाहे सरकारी अधिकारी, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे आम नागरिक, चाहे गरीब आदमी, सबको कानून का पालन करना चाहिए। नौकरशाही की जवाबदेहिता, नौकरशाही का मतलब है भाई सरकारी अफसर, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, चाहे एसडीएम है, चाहे बीडीपीओ है, चाहे एसपी है, चाहे कोई भी है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो फेल है अपने काम को करने में तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसके बाद है पारदर्शिता, पूर्व सूचनाओं का उपलब्ध। भाई सरकार क्या काम कर रही है, क्या करने वाली है, उन सब की सूचना जो है लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। लोगों को पता होना चाहिए, उनको ये राइट है कि भाई हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, और किस तरीके की सरकार योजनाएं बना रही हैं, कहाँ कितना पैसा लगा दिया। तो ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो जो है उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से लेकर के जो है वो जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, वेबसाइट पे होनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। अगला है प्रभावी तथा कुशल प्रशासन, इफेक्टिव एंड जो है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो ज़रूरी है गुड गवर्नेंस के अंदर, तो एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। कोई भी काम, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो है उसी तरीके से क्विक उसका जो है उसका जो जवाब होना चाहिए, क्विक उसका रिजल्ट होना चाहिए, काम करना चाहिए। किसी की ग्रीवेंस आती है, किसी की प्रॉब्लम आती है, उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। एक मतलब कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई उसमें जो है समस्या का समाधान हो। कहीं सड़क टूट गई है, लोग धक्के खा रहे हैं, कई कई साल से सड़कें टूटी पड़ी है, वहीं से वो ट्रैफिक जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो भाई वो इफ़ेक्टिव और जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ है। ठीक है। सरकार एवं लोगों के मध्य सहयोग की भावना, सरकार और जो आम नागरिक है उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए, है ना। लोग भी विश्वास करें सरकार पे, सरकार भी लोगों पे विश्वास करे, सरकार लोगों के लिए काम करे। तो ये जो सारे के सारे जब एलिमेंट्स सरकार में ये दिखाई देंगे तो उसको हम गुड गवर्नेंस बोलेंगे। तो मुझे लगता है गुड गवर्नेंस आपकी जो है अच्छे समझ में आया होगा। चलो आगे भी देखते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है ये। अभिशासन या सुशासन मूलतः ई शासन के साथ घुली मिली है। ई शासन का मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब कि जहां सरकार अपने कामकाज में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का इस्तेमाल करती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, मोबाइल का इस्तेमाल करती है, फैक्स का इस्तेमाल करती है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती है, वेबसाइट्स का इस्तेमाल करती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का पार्ट है। जैसे हम बिजली का बिल है, पानी का बिल है, या बैंकिंग सिस्टम है, या और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मोबाइल में जो है, हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उसमें ही हम मतलब घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस भी जो है गुड गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिसे आजकल स्मार्ट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो स्मार्ट गवर्नमेंट की एक एब्रीविएशन हम इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें। एस फॉर समाल, समाल का मतलब क्या है कि नौकरशाही का आकार कम करना। तो ये जो नौकरशाही का आकार कम करने वाली बात थी आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर इतने सरकारी अधिकारी हो गए थे, इतने कर्मचारी हो गए थे, एक्सेस में हो गए थे, और वो काम करने की तहजीब ही भूल गए थे। रिश्वत लेना, लाइसेंस देना, मतलब ये एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। लाइसेंस किसी के जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपका काम नहीं होगा, आपकी फाइल आगे नहीं जाएगी। तो इतना मतलब तामझाम हो गया था, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है। तो स्मार्ट गवर्नमेंट का मतलब है कि सरकार का आकार कम करना, नौकरशाही का आकार कम करना, कम कर्मचारी। अगला है मोरल, प्रशासन में नैतिकता ये होनी चाहिए भाई, एक नैतिकता अंदर से आदमी की आवाज़ है कि भाई मैंने मतलब देश की, समाज की, लोगों की सेवा करनी है। और ए फॉर अकाउंटेबल, लोक सेवा में जवाब देता। भाई जवाब तो देना पड़ेगा। आपके अंदर पंचायती राज का डिपार्टमेंट है, आपके अंदर जो है हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो रही है तो आप जवाब दो भाई। डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, या चीफ सेक्रेटरी है, कोई भी अधिकारी है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं। आगे रिलायबल, जनता में शासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। तो देखो सरकार का काम ये भी होता है कि भाई लोगों जो है सरकार के अंदर विश्वास हो। विश्वास तभी होएगा सरकार जब ढंग के काम करेगी, अच्छे काम करेगी, और लोग जो चाहते हैं वो काम करेगी, लोगों की जो समस्या उनका समाधान करेगी। अगला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है सरकारी नीतियाँ, निर्णय, जो सरकार जो काम करती है लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सरकार क्या काम कर रही है। ये हो गया स्मार्ट गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, ये लगभग एक ही बात है। फिर इसमें इन्होंने क्या है कि कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें जो एस हम समाल की बात कर रहे हैं तो एस फॉर सिंपल भी होता है, आर फॉर रिस्पॉन्सिव भी होता है।
सिंपल गवर्नमेंट, मतलब आप कोई भी काम करवाने के लिए जाएं, जैसे कोर्ट में जाते हैं तो एफिडेविट बनवाते हैं, और लैंग्वेज क्या होती है, थाने में जाएंगे एफआईआर लिखेंगे, और जो एफआईआर की कॉपी होती है उसमें कैसे कैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है, उसमें फ़ारसी शब्द यूज़ होते हैं, उर्दू के शब्द यूज़ होते हैं, आम आदमी की समझ में ही नहीं आते हैं। अगर कोई वसीयत करानी है या कोई रजिस्ट्री करानी है तो उसमें शब्दों का देखो, आप शब्द ऐसे ऐसे होंगे आपकी समझ में नहीं, आपने सुने ही नहीं होंगे कभी भी, ना आपकी समझ में आएंगे। तो जो सरकार क्या है, इट शुड बी सिंपल, साधारण, सिंपल, मतलब कि समझ में आए लोगों की भी सरकार क्या काम कर रही है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ हो कि लोगों की समझ में आए। रिस्पॉन्सिव, क्विक, भाई कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो सरकार उसी टाइम जो है रिस्पॉन्स करे। अगर कहीं कोई सड़क टूट गई है या बीमारी फैल गई है या किसी स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो गई है, रेलवे में कोई दिक्कत हो गई है, तो सरकार क्विक रिस्पॉन्स करे भाई, जैसे चाइना करता है, जापान करता है। जैसे ही प्रॉब्लम आए विद इन 24 आवर्स सॉर्ट आउट। और हमारे देश में क्या होता है भाई, सड़क टूट गई तो हो सकता है 10 साल तक भी ना बने भाई, बन गई तो फिर टूट जाएगी। सड़क तो ऐसे बनाते हैं जैसे कि भाई एक साल जो है थोड़ी बहुत चली, अगले साल फिर टूट गई। और जबकि जापान में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ हैं, ऐसी ऐसी सड़कें बनाते हैं 20-20, 30-30 साल नहीं टूटती हैं वो सड़कें। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं इसमें। अच्छे शासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विश्व बैंक ने कुछ आधार स्पष्ट किए हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो सारे के सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा हम रिपीट कर लेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, ऐसा शासन जिसमें राजनीतिक जवाबदेहिता हो। ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है भाई, पॉलिटिशियन जो मंत्री, उनका भी जवाबदेहिता बनती है। भाई जवाब दो लोगों को, आप काम नहीं कर पा रहे, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उनको जवाब देना चाहिए आकर के। जिसमें राजनीतिक व्यवस्था को लोगों द्वारा स्वीकारा जाए। राजनीतिक शक्ति के प्रयोग हेतु नियमित चुनाव, भाई हर 5 साल में जो है इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना। आगे, शासन की प्रक्रिया में विभिन्न धर्म, जाति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पेशेवर समूह की सब, भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर सबका जो है स्टेक होना चाहिए, चाहे किसी धर्म का, जाति का, या कोई आर्थिक मंच है, मतलब हर मतलब कास्ट का, मतलब या माइनॉरिटीज़ का, तो उसमें शासन में सबका योगदान होना चाहिए ताकि कोई छूट ना जाए, अपने हक की बात हर आदमी उठाए। ये वर्ल्ड बैंक कहता है। आगे देखिए इसमें अगला है तीसरा पॉइंट, मानव अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता, शोषण से बचाव, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि का शासन, सुव्यवस्थित वैधानिक तंत्र। मानव अधिकारों की रक्षा भाई। ठीक है, सामाजिक न्याय, समाज में किसी के साथ अन्याय ना हो भाई किसी तरीके का, अमीर है, गरीब है, कास्ट में माइनॉरिटी लेकर के या कोई और भी मैटर लेकर के कोई किसी तरीके का जो है सोशल इनजस्टिस होता है वो नहीं होना चाहिए। शोषण से बचाव, मतलब कि हमारी जो जुडिशियल जो सिस्टम है वो ऐसा क्विक जो है मतलब कि एक्शन ले, अगर मतलब कि हमारे देश के अंदर क्या है कि सालों साल जो है वो केस चलते रहते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और वो कब न्याय मिलता है, न्याय लेने वाला ही मर जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। विधि का शासन मतलब कानून का शासन होना चाहिए, सभी को कानून का जो है सम्मान करना चाहिए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। ठीक है, और एक वैधानिक तंत्र अच्छा होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि आप कोई सरकारी ऑफिस में काम करवाने के लिए जाओ, भाई ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है तो उसके पास जा, वो कहेगा उसके पास चला जा। तो एक मतलब सिस्टम होना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो तो उनको जो है नागरिकों का जो है सरकारी तंत्र ने जो सम्मान करना चाहिए। वो आए तो उसको चाय पानी के लिए पूछे, बेचारा परेशान होकर के आता है। अगर भाई मान लिया आपकी कुर्सी का वो काम नहीं है तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको बताएं कि भाई ये मैं काम जो है ये मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप वहाँ चले जाइए और ऐसे ऐसे तरीके से जो आपका काम होगा। ठीक है, सेवाओं की गुणवत्ता, मतलब अब देख लो सड़कें बनाई जा रही हैं तो सड़कें रोज़ाना टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं। अब देखो पीछे बिहार में कितने पुल टूट गए, बनाए और मेरे ख्याल में उद्घाटन से पहले ही टूट गए। तो ये जो सेवाओं की जो गुणवत्ता है, या जो आप कोई भी चीज़ जैसे पानी का सप्लाई है या बिजली की सप्लाई है या और हेल्थ की जो है, एजुकेशन की है, इनमें गुणवत्ता होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ सुविधा हो लोगों को। अकार्यकुशलता तथा विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु सरकारी अधिकारियों एवं प्रशासनिक संगठनों के लिए नौकरशाही की जवाबदेहिता, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपको कि भाई जो नौकरशाही है, जो सरकारी तंत्र है, उसका भी जवाबदेहिता बनती है। भाई आप काम नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं किया आपने काम, तो उसको जवाब देना चाहिए। और प्रशासनिक खुलापन, पारदर्शिता, ये मैंने डिस्कस किया था कि भाई सरकार जो भी काम कर रही है या प्रशासनिक अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं
कौन सी पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। भाई लोग पूछें तो बताएं, हाँ सरकारी अधिकारी ये काम कर रहा है, डीसी ये काम कर रहा है, बीडीपीओ ये काम कर रहा है, सरकार से ये ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश आए हैं, तो लोगों को जानने का अधिकार है, लोगों को बताना भी चाहिए। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, निर्णय, प्रबोधन तथा सरकारी निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में सूचना की स्वतंत्रता हो। भाई सभी को सूचना का अधिकार है, ठीक है। कोई भी सरकारी नीति बनती है, उसका निर्माण होता है, तो ये जो है लोगों को पता होना चाहिए। सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आना चाहिए, सरकार क्या निर्णय ले रही है ये भी पता होना चाहिए। और इसमें सभ्य समाजों में कार्यरत विश्वविद्यालयों, पेशेवर निकायों तथा अन्य संगठनों के द्वारा किया जाने वाला स्वतंत्र विश्लेषण भी सम्मिलित है। ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, तो इनका काम क्या होता है? रिसर्च करना। रिसर्च किस चीज़ पे करना? रिसर्च बहुत सारे मैटर्स पे होती है, साइंस में भी होती है, सोशल साइंसेज में भी होती है, कि भाई लोगों का रुझान किस तरफ है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, हेल्थ में क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आगे क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन को अच्छा कैसे बना। ये तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च करती हैं, एनालिसिस करती हैं और अपनी जो है थीसिस वगैरह जमा करवाते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो उन रिसर्च का भी जो सरकार को फ़ायदा उठाना चाहिए। कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था हो। ऐसे धन के मूल्य तथा लागत प्रभावशीलता को जानने के लिए जरूरी है। प्रभावशीलता का दायरा वैश्विक उपलब्धियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था के पंथ निरपेक्ष। कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता प्रशासन की, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये दोनों शब्द समझ लो। कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको 100% अचीव करने की क्षमता होनी चाहिए। मान लिया आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं, आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है डेवलपमेंट करना चाहते हैं, टारगेट होना चाहिए 10 साल के अंदर भाई हम इतने किलोमीटर सड़क बनाएंगे, 10 साल के अंदर हमें जो है लोगों को इतना लिटरेट करना है, 10 साल के अंदर इतनी जो है हमें जो है लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाना है। तो वो प्रभावशीलता और कार्यकुशलता मतलब बढ़िया तरीके से काम करना। सभ्य समाज के संगठनों तथा सरकार के मध्य सहयोग, ये चीज़ें वैसे मैंने पहले डिस्कस की हैं। तो जो लोग हैं और जो सरकार है उनके बीच के अंदर जो है, जो उनका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। वही ऐसा मतलब कि जो आम नागरिक है वो लोग सरकार में जो अपना जो है वो विश्वास जो है वो व्यक्त करें। चलिए आगे देखते हैं, ये इसमें क्या लिखा है। किसी भी देश के सुशासन को देखने या जांचने का सर्वोत्तम तरीका ये है कि उस देश के प्रशासन ने संविधान में वर्णित आदर्शों की किस सीमा तक प्राप्ति की है। तो ये कहता है कि भाई वर्ल्ड बैंक के ये सुशासन, गुड गवर्नेंस को जांचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि उस देश का जो संविधान है, संविधान को वो उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं संविधान में जो दिया गया है, उस देश की सरकार ने उस संविधान के ऑब्जेक्टिव्स को, आइडियल्स को, उसके आदर्शों को कहाँ तक प्राप्त किया है। अब आदर्शों में क्या आता है, संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए इक्वल वर्क इक्वल पे। एक तो आदमी टेम्परेरी काम कर रहा है और एक परमानेंट की जो सैलरी 1 लाख रुपए है और जो टेम्परेरी है उसकी जो है 25,000 है। काम दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है इक्वल वर्क इक्वल पे, तो दोनों को 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो ये संविधान को तो लागू करने वाली बात नहीं हुई ना, ठीक है। और संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ये भी लिखा है कि भाई जो है गरीब और अमीर के बीच में ज़्यादा खाई ना हो, इक्वालिटी हो, बराबर हो, लोग स्वतंत्र हों, अपनी आवाज़ उठा सकें। तो ये सारे के सारे जो आइडियल्स हैं जो वो संविधान में दिए होते हैं। और ये जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई इसी से जो है पता लगता है कि संविधान को किस हद तक जो है सरकार ने अचीव किया है, लागू किया है, ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न नीतियों तथा योजनाओं के लक्ष्य तथा जनाकांक्षाएं किस सीमा तक पूरी हो सकी हैं। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की इच्छाएं क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। सरकार क्या करती है कि लोगों की आकांक्षाएं, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए जो है नीतियां और योजनाएं बनाती हैं। अब वो योजनाएं जो नीतियां बनाई हैं वो कहाँ तक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाई हैं, उसी से पता लगेगा गुड गवर्नेंस है कि नहीं है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सहित आम आदमी का जीवन भी सुशासन के मापदंड बनते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति देख लो आप, मतलब कि अगर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस, जो गवर्नेंस सरकार की कहीं ना कहीं कमी है इसमें। शासन तथा प्रशासन की छवि, शासन की छवि किस तरीके की है। हमारे देश में तो आप देखो जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो लोग बड़े डरते हैं उससे, जबकि डर नहीं होना चाहिए लोगों के दिलो दिमाग में। जबकि पुलिस का काम क्या होता है, लोगों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं तो वही तो पैसे मांग लेगा, कोई ना कोई गड़बड़ होगी, इनसे तो बचो भाई। तो ये जो एक नेगेटिव छवि है तो वो उससे भी क्या होता है कि गुड गवर्नेंस को अचीव करने में जो है जो मुश्किलात आती है। आम जनता के मनो मस्तिष्क में कैसी है,
प्रशासन की छवि, वो मैंने बताया आपको। सबसे महत्वपूर्ण मापदंड ये है किसी समाज का अपनी प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर भरोसा कितना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग जो है, जो अपने देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है, उस पर कितना विश्वास करती है। इन सभी मापदंडों को आधार बनाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय प्रशासन को सुशासन कहलाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जैसे बताया, भारत के कंटेक्स्ट में हम बात करें, भाई इंडिया में गुड गवर्नेंस है कि नहीं है, तो अभी बड़ा मुश्किल। लोग शिकायतें करते रहते हैं, बहुत सारे की शिकायतों का निपटारा जल्दी भी हो जाता है, बहुत सारे बेचारे धक्के खाते रहते हैं। बैंक में जाएंगे तो वहाँ धक्के खाएंगे, ठीक है ना। रेलवे में कोई रिजर्वेशन करवानी है तो वहाँ धक्के खाएंगे, हॉस्पिटल में है तो वहाँ धक्के खाएंगे, है ना। अभी मतलब बहुत कुछ, अब सरकारी अधिकारी रिश्वत बिना काम करते नहीं है, पुल बनने से पहले गिर रहे हैं, ठीक है ना। हादसे रोज़ हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लोगों में, जो ट्रेन वगैरह जाती हैं तो ट्रेन में इतना बुरा हाल होता है कि आम आदमी के लिए ट्रेन में टॉयलेट में बैठ बैठ के वो जाते हैं। तो ये जो है, ये सारा जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो गुड गवर्नेंस अभी जो है, अभी दूर की कोडी हम जिसको बोलते हैं, उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल है। अभी देखिए भारतीय प्रशासन को सुशासन की ओर अग्रसर करने के लिए विगत दशक में उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। भारत ने गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या कदम उठाए। अब ये देखिए, केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्री परिषदों के मंत्रियों द्वारा संपत्ति की घोषणा। सारे जितने भी मंत्री हैं वो बताएंगे कि भाई हमारे पास कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी है। आईएएस अधिकारियों द्वारा संपत्ति घोषणा, आईएएस अधिकारियों को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितनी संपत्ति है। प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा हेतु तथा आयोग की सिफारिश अनुसार अव्यवहारिक कानूनों की समाप्ति। तो मतलब ये आयोग बनाए हैं, प्रशासनिक कानून जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज वगैरह हैं, कि भाई कोई ऐसा कानून तो नहीं है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अजीब सा ही है, तो उस कानून को बदलना है, उसको ख़त्म कर देना। उदारीकरण एवं नई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लाइसेंस, कोटा, परमिट व्यवस्था की समाप्ति तथा इंस्पेक्टर राज पर अंकुश। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई कोई लाइसेंस के लिए जाएगा, कोई परमिशन के लिए जाता है, तो जो सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगते हैं वो सारा का सारा जो है वो बंद कर दिया है। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के विभागों एवं प्रशासनिक अभिकरणों द्वारा नागरिक अधिकार पत्रों का वितरण। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी संगठन, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, एजेंसी है, जो लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है, उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ एक बुकलेट होगी छोटी सी, उसमें लिखा होगा कि यहाँ इतने डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर का ये काम है, ये इस आदमी का ये काम है, इसकी ये जिम्मेदारी है। उसमें रूम नंबर, वो सारी उनकी डिटेल लिखी होती है, उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर, ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। वो दो या 4 रुपये में या 5 रुपये में मिल जाता है, वो बीपीएल के लिए फ्री होता है वो। अगला सूचना का अधिकार। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 में लागू हो गया था। सभी को अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट या संगठन से कोई भी जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार तथा सरकारी विभागों की इंटरनेट पर निजी वेबसाइटें। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका विस्तार। स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह जो अब हर एक डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी वेबसाइट्स हैं, हर एक एजेंसी की अपनी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। बिल पे करना है, फीस पे करनी है, या कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है सूचना प्रौद्योगिकी का जो है सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। विभागों में नागरिक सुविधा, पूछताछ, निगरानी, शिकायत निवारण काउंटरों, जैसे हरियाणा के अंदर सीएम विंडो बनाई गई है कि कोई भी जाओ, आपकी कोई सुनता नहीं है तो सीएम विंडो में जाके अपनी जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हो। केंद्रीय तथा राज्य लोक सेवा में लोक सेवकों की छटनी। भाई जो सरकारी कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती वीआरएस दे दो, रिटायरमेंट दे दो, भाई तो काम कर ही नहीं रहे हैं। घाटे वाले लोक उपक्रम को बंद करना तथा निजी हाथों में, बहुत सारे सरकारी ऐसे मतलब कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स वगैरह हैं, कंपनी हैं, विभाग हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या करती है कि भी उनको प्राइवेट हाथों में दे दो ताकि वो वहाँ अच्छे से काम कर सकें। अगला है मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार तथा केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं बहुत से राज्यों में ये देखो है स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और स्टेट में भी जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, वो जो वहाँ के नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग वो नेशनल लेवल पे भी है, और जो है राज्य में हरियाणा में भी है, स्टेट जो है वुमेन कमीशन भी है, ठीक है। जो मतलब कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और महिलाओं के लिए कैसे किस तरीके के अच्छे कानून बनाए जाए उसकी रिकमेंडेशन सरकार को देते हैं। आगे केंद्रीय सतर्कता
आयोग जिसको हम बोलते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसका काम क्या होता है कि जो भ्रष्ट IAS अधिकारी हैं उनकी जो सूची है वो अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। और अगला 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो है पंचायती राज का जो है सुदृढ़ीकरण किया गया, ताकतवर बनाया गया है। जो 73वां संवैधानिक संशोधन है जो 1993 में जो है वो लागू किया गया था, तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ताकत दी गई थी। जैसे बॉटम पे हम देखें 3 टायर सिस्टम होता है, जो पंचायत है, फिर उसके बाद ब्लॉक समिति है, फिर उसके बाद जिला परिषद वगैरह, ठीक है ना। तो ये पंचायती राज सिस्टम है, इनको पावर्स दी गई थी, ठीक है। आम आदमी जो है आके अपने लोकल लेवल पे इलेक्शन लड़ सकता है, फिर वो काम कर सकता है। और फिर उसके फास्ट ट्रैक जो अदालतें हैं उनका गठन भी कर रखा है, वो काम करती हैं अपनी। उसके बाद है सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है, लोगों का पार्टिसिपेशन देने हेतु गैर जो सरकारी संस्थाएं, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनको प्रोत्साहन देती है। बहुत सारे NGOs, हज़ारों NGO जो है भारत में काम करती हैं, और वो जो सरकार जो है उनको पैसे देती है, फंडिंग देती है, ताकि वो लोगों के लिए काम कर सके, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, या कोई भी अच्छे समाज के जो है विकास के लिए वो जो है वो काम करती हैं। अगला केंद्र सरकार तथा लोक उपक्रम के प्रबंध मंडल के मध्य आपसी मेमोरेंडम, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं और जो सरकार है उनके बीच में बहुत सारे मतलब कि मेमोरेंडम वगैरह, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आप लोगों के लिए भी काम करिए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो। उसके बाद है निष्पादन, जो परफॉर्मेंस बजट, ZBB, जीरो बेस्ड बचत, और उद्देश्य द्वारा प्रबंध, MBA, ये संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो टेक्निकल चीज़ें सारी की सारी जो शायद आपकी समझ में ना आए, तो सरकार ने कोशिश करी है कि जैसे कि ZBB परफॉर्मेंस, जो अच्छा काम करेगा डिपार्टमेंट उसको ज़्यादा पैसे देंगे। और ये परफॉर्मेंस बजट की बात है। और ZBB हम जिसको बोलते हैं, जो शून्य आधारित बजट है, हम उसको बोलते हैं कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट हर साल क्या है, जैसे लास्ट ईयर उसने मान लिया कि 100 करोड़ रुपए मांगे थे भाई हमें काम करने के लिए, अगले बार वो क्या करेगा, 150 करोड़ मांग लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, जीरो से शुरुआत होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई पिछले सरकार फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो उसके भी पैसे मांग लेते हैं, ठीक है ना। तो जीरो से शुरुआत करेंगे भाई, आप दोबारा डिटेल दीजिए जीरो से, इस साल में आप क्या क्या करने वाले, पिछले साल आपने क्या किया, और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिसको ZBB बोलते हैं। तो ये भी गुड गवर्नेंस का एक तरीके से पार्ट है। और हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान की स्थापना, तो इसमें ये जो नक्शा दिखाया गया है, इस नक्शे के अंदर क्या है कि बीच में हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गुड गवर्नेंस में जो मैंने ऑलरेडी ये बातें डिस्कस कर ली हैं, जैसे जनता में शासन के प्रति विश्वास, ये गुड गवर्नेंस के एलिमेंट्स हैं ये, कि भाई लोगों का सरकार में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। नागरिकों के प्रति मित्रवत, मतलब कि जो सरकार है वो नागरिकों को एक तरीके से फ्रेंड माने, अपना सहयोगी माने, ठीक है। और समग्र मानव संसाधन विकास, ठीक है। तो समग्र मानव संसाधन विकास का मतलब क्या है कि जो हमारे देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन होती है, वो इस तरीके की एजुकेशन हो कि वहाँ से बंदा जो बाहर निकले ना पढ़ के, जो स्टूडेंट है वो इस तरीके का हो कि वो उसका समाज के अंदर भी जो है वो समाज के विकास के लिए वो अच्छे से काम करे, ठीक है ना। तो एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी हो, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी हो, समाज के प्रति जिम्मेदारी हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी हो। तो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। कार्यकुशल लोक सेवाएं, सिविल सर्विस एफिशिएंट होनी चाहिए भाई, सिविल सर्विसेज बढ़िया तरीके से काम करें, उनको आना चाहिए काम। और नागरिकों के प्रति संवेदनशील, मतलब जो सरकार है ना वो सेंसिटिव होनी चाहिए नागरिकों के प्रति। किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब किसी के पास मतलब इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो सेंसिटिव होने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सेंसिटिव हो, उसके पास वो चला जाए तो उसको हाँ भाई इसका ट्रीटमेंट कराओ, अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो प्राइवेट में करवाओ। अगर किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो ये सरकार का, डिप्टी कमिश्नर का या जो अधिकारी हैं कंसर्न, उनकी सेंसिटिविटी, संवेदनशील होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को सुविधाएँ प्रदान करें, तभी तो जो गुड गवर्नेंस होगी। उसके बाद प्रशासनिक नैतिकता, भाई नैतिकता बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, नैतिक बिल्कुल, मतलब अच्छे चरित्र का आदमी हो, बढ़िया तरीके से काम करे, कोई शिकायत लेके आता है तो उसको बिठाए, उसकी समस्या को समझे,
है ना। ये ना हो कि भाई मेरी कास्ट का है, मेरे धर्म का है या मेरे एरिए का, ना। उसका काम क्या होता है, संविधान को लागू करना। संविधान क्या कहता है कि संविधान ये कहता है कि भाई कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी तरीके से, सरकार जो है या सरकारी अधिकारी किसी भी तरीके से कास्ट के भी आप पे, जेंडर के भी आप पे, रिलीजन के भी आप पे, एरिया के भी आप पे किसी भी तरीके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है। और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो सरकार काम करे भाई लोगों को पता होना चाहिए क्या कर रही है। प्रभावशाली शासन, अच्छे तरीके से काम करे, इफेक्टिव, जो भी काम करे बढ़िया तरीके से काम करे, है ना। सड़क टूट गई है तो उसको 5 दिन में ठीक करवा दे। और किसी हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है कहीं भी, तो उसको क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसका साथ के साथ समाधान हो जाए। शासन में सहभागिता, हर धर्म की, कास्ट की, रिलीजन, माइनॉरिटी कोई भी हो, महिलाएं हो, उनका मतलब कि शासन में सहयोग, सहभागिता होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बातों को वहाँ रख सके, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ रख सके और देश के विकास में जो है वो अपना योगदान दे। जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाब दें, उनको जवाब देना चाहिए कि भाई किस तरीके से आपने काम किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसकी जो समस्या, उसका समाधान क्यों नहीं किया आपने। जवाबदेहिता, आप सरकार की पॉलिसी को लागू कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, तो कोई गलती हुई है तो उसको जवाब देना पड़ता है। या ना ऐसा ना हो कि दूसरे को कौन ही मारते कि भाई ये जवाब देगा, इसका काम था, मेरा काम नहीं था। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए भाई, यूँ नहीं कि भाई आपका काम दूसरे पे आप जिम्मेदारी डाल दो। लोकतांत्रिक मूल्य मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो सरकार के जो निर्णय होते हैं, सरकार की जो काम करने के तरीके, तो उसमें लोगों का भी योगदान होना चाहिए, लोग भी उसमें सहयोग करें। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सरकार में सहयोग। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स थे हमने ये डिस्कस करें गुड गवर्नेंस के। अब देखो इसमें एक बहुत ही बड़े विद्वान क्या है, गुरनार मिल्डर, उनकी मान्यता क्या है, भारत एक नरम राज्य है, सॉफ्ट स्टेट है, जहाँ लोकतंत्र के नाम पर बहुत सारी अनियमितताएं तथा अकर्मण्यताएं सहज स्वीकार्य हो गई हैं। मतलब बहुत सारी इरेगुलरिटीज़, मतलब जो गलत चल रहा है प्रशासन के अंदर भी लोगों ने स्वीकार कर लिया, यार ये तो होता ही है, पुलिस वाले पैसे खाते ही हैं भाई, करप्शन यार थोड़ा बहुत तो चलता ही, मतलब मान लिया कि भाई ये तो चलेगा ही। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में न तो समाज सुसभ्य नजर आता और न ही लोक प्रशासन प्रभावशाली हो रहा है। तो ये गुरनार मिल्डर की एक तरीके से क्या एनालिसिस थी। अब थोड़ा सा और देखेंगे इसमें गुड गवर्नेंस के बारे में। ये मैंने वैसे तो सारा करवा ही दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि स्टार्टिंग इसकी कैसे हुई थी। देखो, हम गुड गवर्नेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत पहले से ही चलता आया है। कोई किसी राजा की हम बात करें तो किसी राजा ने अच्छा शासन किया तो गुड गवर्नेंस है, किसी ने अच्छा शासन नहीं किया तो बैड गवर्नेंस है। तो ये चाणक्य की हम बात करते हैं तो चाणक्य ने भी जो है अर्थशास्त्र के अंदर राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, ठीक है ना, किस टाइम पर राजा क्या काम करेगा, तो राजा के उसने जो काम थे वो बांट दिए थे। भाई उसका जो मंत्री होगा किस तरीके से काम करेगा, गुप्तचर कैसे काम करेंगे, आप पढ़ोगे तो बड़ा डिटेल में उसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो वो उसमें गुड गवर्नेंस की बात करता है। श्रीमद् भगवद गीता इसमें बहुत अच्छा डिटेल दिया गया है, एथिकल वैल्यूज़ की इसमें बात की गई है। तो आगे चलो देखते हैं हम इसमें। ये जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नेंस है इसके बारे में मैंने बता दिया था इसमें, लेकिन इसमें एक हिस्टोरिकल सी बात है। गुड गवर्नेंस शब्द के जो सबसे पहले था, कहाँ शुरुआत हुई थी, वैसे तो आज के हम सिनेरियो की बात करें तो गुड गवर्नेंस शब्द जो है 1992 में जो उसकी जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार ही जो है वो गुड गवर्नेंस शब्द आया था। लेकिन ये क्या कहते हैं कि 1628 में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। 1701 में इंग्लैंड में उक्ति बहुत प्रचलित हुई थी कि एक बुद्धिमान राजा को शासन नहीं बल्कि अभिशासन की ओर प्रेरित होना चाहिए। शासन नहीं करना चाहिए, गवर्न नहीं, गुड गवर्नेंस, लोगों को बढ़िया सुविधाएं दें, लोगों की बात सुने। सन 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया द्वारा इलाहाबाद में की गई घोषणा 1 नवंबर 1858 में गुड गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया जा चुका था। ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और शिकागो विश्वविद्यालय के शास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन ने इस धारणा को प्रचलित किया कि अच्छे शासन के लिए आवश्यक है सरकार की भूमिका सीमित हो, सरकार कम काम करे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एफर्ट्स हुए, राजीव गांधी ने भी एफर्ट्स करे हैं
और ये वर्ल्ड बैंक 1992 की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इसकी शुरुआत एक्चुअली में तो वहीं से मानी जाती है। और भारत में जो 5वां वेतन आयोग है उसने भी गवर्नेंस के बारे में बहुत बार शब्दों का यूज़ किया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1993 में अल गोर कमेटी में अभिशासन की गुड गवर्नेंस के स्थान पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है शब्द का प्रयोग किया है। और 20वीं सदी में 80 के दशक में राजीव गांधी सरकार द्वारा सुशासन के संदर्भ में आयोजित कार्यशालाओं में सुशासन के निम्नांकित मूल्य तथा तो राजीव गांधी ने जो शुरुआत करी थी गुड गवर्नेंस, कुछ एलिमेंट्स उसने बताए थे। तो बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह हुई थी, उसमें डिस्कस हुआ था जैसे कि ईमानदारी, सरकार ईमानदार और प्रशासन, नैतिकता होनी चाहिए, त्वरित कार्य निष्पादन, भाई तुरंत काम करो, निष्पक्षता, ये नहीं कि भाई आप मेरी कास्ट का है, मेरे धर्म का है, मेरे रिश्तेदार उसका काम करें ना, निष्पक्ष होकर काम करो, उत्तम चरित्र, उत्साह, बड़े अच्छे से काम करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पारदर्शिता, काम जो है जो सरकार काम करे वो लोगों को पता हो, प्रभावी सूचना तंत्र, इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है वो बढ़िया होना चाहिए, लोगों को सूचना अच्छे से मिले, ठीक है ना। और संवेदनशील, जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के प्रति, लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, समझे उनको। सजगता, अलर्ट हो, भाई बढ़िया तरीके से काम करे, हमेशा प्रशासन अलर्ट रहना चाहिए। कथनी और करने में समानता, जो सरकार कहे वही काम करे। सादगी, सिंप्लिसिटी, बढ़िया तरीके से अच्छे से मतलब इतनी सादगी से काम करे, लोगों की समझ में आ जाए क्या काम कर रही है सरकार। जन जागृति के प्रयास तथा से जन सहभागिता, लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है, तभी तो डेमोक्रेसी होगी। उसके बाद है आत्मा जागृति, लोगों सेवा में लोक सेवक जो है अलर्ट होने चाहिए और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। तो इसमें ये बहुत सारी जो है मैंने बातें जो है इसमें डिस्कस करी हैं। इसके अलावा भी इसमें कई चीज़ें हैं। 24 मार्च 1997 को प्रभावित था उत्तरदायी शासन के विषय पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य सचिवों द्वारा तैयार तथा जनता के अन्य संबंध पक्षों में बहस हो चुकी कार्य योजना पर। ये जो मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें 9 सूत्रीय कार्यक्रम थे। उसमें देखते हैं कौन कौन सा है। एक तो इसमें नागरिक अधिकार पत्र एवं जवाबदेह प्रशासन, सिटीजन चार्टर के बारे में मैंने बताया, और जवाबदेह प्रशासन इसके बारे में बता दिया था। प्रभावी एवं त्वरित लोक शिकायत निवारण, मतलब लोगों की समस्याएं उसी टाइम समाधान होना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार, वो मैंने बताया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल अर्बन गवर्नमेंट, इनको अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि अपना काम खुद कर सकें। परिवर्तित कानून और प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा सरलीकरण, जितने भी कानून मैंने बताया था कि बहुत सारे कानून उनमें इतनी टेक्निकलिटीज़ होती है आम आदमी की समझ में नहीं आना चाहिए, उनको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। प्रशासन में पारदर्शिता, सरकार जो काम करे लोगों को पता होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सरकारी का वो RTI कोई भी डाल के जो है ये अधिकार लोगों को है कि भाई किसी भी सरकारी संस्थान से वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लोक सेवकों के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई जो सरकारी अधिकारी है वो किस तरीके से काम करेगा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा, उसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, काम करने का तरीका। अगर वो गलती करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे उसकी जो सैलरीज वगैरह है वो वेबसाइट पे होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है वो पता होना चाहिए भाई लोगों को, किस तरीके की प्रॉपर्टी है। तो सैलरीज वगैरह तो पता ही होती है, लेकिन जो उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो जो है डिक्लेयर होनी चाहिए। कोई गिफ्ट लेता है वो भी पता होना चाहिए लोगों को कि भाई सरकारी अधिकारी किस तरीके का महंगा गिफ्ट लेता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आते हैं। अगर वो महंगा गिफ्ट लेता है तो उसकी नौकरी जा सकती है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कार्मिकों के कार्यकाल में स्थायित्व, कई बार क्या होता है कि कोई ईमानदार अधिकारी होता है उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, 3 महीने यहाँ, 1 महीने वहाँ, 1 महीने वहाँ, लेकिन जो करप्ट अधिकारी होता है उसके 3-3 साल तक एक ही पोस्ट पे रहता है। तो ईमानदार जो आदमी है वो भी जो है उसका भी टेन्योर थोड़ा लंबा होना चाहिए। सेवाओं का विकेंद्रीयकरण, सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन, हम इसको विकेंद्रीकरण मैंने बताया था अभी आपको, जैसे लोकल अर्बन गवर्नमेंट है जो उनको जो पावर जो वो दे दी गई है, ठीक है। सेवा का विकेंद्रीकरण, भाई बांट दो, एक ही आदमी थोड़ी काम करेगा, इसको भी जिम्मेदारी दे दो, DC को दे दो, लोकल गवर्नमेंट को दे दो, अर्बन गवर्नमेंट को दे दो, उनको जिम्मेदारी दे दो, वो भी काम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है गुड गवर्नेंस के बारे में था, मैंने आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।